नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी गतिविधियों के बीच सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपनी आज की 2 सभाएं रद्द करनी पड़ी हैं। ग्वालियर बेंच के आदेश के बाद ये जनसभाएं रद्द करनी पड़ी है। चुनाव आयोग से इजाजत के बाद ही अब रैलियां हो पाएंगी, सभाएं हो पाएंगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए जनता से माफी भी मांगी है। तो 2 चुनावी सभाएं थी आज, जिसको रद्द कर दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सुनवाते हैं आपको। अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाइयों और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि अब आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। विपिन, आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्या कोई याचिका थी जिस पर सुनवाई के बाद ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, और फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो ग्वालियर चंबल के जो इलाके हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर, क्योंकि चुनावी सभाएं लगातार हो रही थी और हमने अपने टीवी चैनल पर भी दिखाया बार बार कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नेता पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट में याचिका लगने के बाद कोर्ट में जो दलील दी, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का ये फैसला है, जिसमें जिक्र किया गया है कि ऐसे चुनाव या सभाओं में इकट्ठे करके आम जनता को खतरे में ये नेता डाल रहे हैं। इसलिए 2 तरह की कंडीशन दी गई। एक कि मध्य प्रदेश के 9 जिले जहां पर अब से जो भी सभाएं होंगी उनमें चुनाव आयोग की परमिशन से ही ये सभाओं की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर को अब तक ये अधिकार दिए गए थे कि वो परमिशन देते थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि वर्चुअल रैली के जरिए भी सभाएं की जा सकती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में 2 बात का जिक्र अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाकी 12 जिले ऐसे बचते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो 9 जिले के साथ साथ उन 12 जिलों को क्यों छोड़ दिया गया है, पहली वजह। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी इलेक्शन है, तो क्या कोर्ट की गाइडलाइन वहां पर भी क्यों लागू नहीं हो सकती हैं जैसे मध्य प्रदेश में लागू की जा रही हैं। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट मैं अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जनसभा में यही हाल हो रहा है। जब नेतागण मंच पर मौजूद होते हैं तो न मास्क होता है, न कोविड नियमों का पालन होता है। अमिताभ, क्या इसके लिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए किसी याचिका का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जो हाईकोर्ट ने कहा है, ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने, वैसा फैसला बिहार में भी लागू हो सकता है इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल। और आज जो कल जो ग्वालियर कोर्ट का जो फैसला है, तो आज वो पटना बिहार के अखबारों में भी छपा था। और जिस तरीके के लगातार जो विजुअल हम देख रहे थे नेताओं की सभा के दौरान, कोई वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन थे, वो गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी तक 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला दर्ज किया गया था जो गया में, जहां पे जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पहली रैली हुई थी। उसके बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और एपिडेमिक एक्ट को लेकर FIR दर्ज किया गया था। दूसरा मामला दर्ज हुआ था समस्तीपुर में नित्यानंद राय की रैली को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं में कोई खौफ नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि लगातार कई नेता जो हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। कई नेता की पुष्टि भी हो चुकी है, कोरोना हो चुकी है, लेकिन
इसके बावजूद जो लोगों का जो हुजूम है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी आज बयान आया था। उन्होंने कहा कि वो पहले ही लगातार चुनाव आयोग को कह रहे थे कि अभी इस हालात में चुनाव यहाँ नहीं कराए जाने चाहिए थे और जब भीड़ जुटेगी तो उन्हें मना करना मुश्किल है, उन्हें रोक पाना मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भीड़ जुट रही है और जो लगातार जो संक्रमण का जो दायरा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और इस बात का खतरा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना और भयावह रूप में सामने आएगा। बिल्कुल, और ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्देश आगे क्या दिए जाते हैं, क्या कोई बदलाव हो सकता है? जिस तरीके से नेतागण पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये देखना होगा। विपिन, आपका शुक्रिया। लेकिन अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर बिहार से ही है। दरअसल बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही बिहार वालों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का भी भरोसा दिया गया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूं हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। इधर ऐलान हुआ कोरोना वैक्सीन को लेकर, उधर आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसा है। आरजेडी ने ट्वीट किया है, हम आपको बताते हैं वो ट्वीट क्या है। और देखिए ट्वीट में लिखा क्या है तंज कसते हुए। बिहार की कोरोना वैक्सीन पर दरअसल अब ये सियासत हो रही है। कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं, ये कहा गया है। बीजेपी के मुफ्त में टीका देने के ऐलान पर यह तंज है आरजेडी का। कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीके का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजद के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है कि मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है बिहार भाजपा के पास। लेकिन आगे यह भी लिखा गया है कि बिहारी स्वाभिमानी हैं, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। तो ये बिहार में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के अब सियासत देखने को मिल रही है। कोरोना मजाक का सिंबल नहीं, ये सुरजेवाला ने भी कहा है। आपको बता दें एक और बयान सामने आया है रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने कहा कि मजाक का सिंबल नहीं है कोरोना वैक्सीन पर लोगों को बीजेपी बरगला रही है। बिहार में बीजेपी के कोरोना वैक्सीन के वादे पर कांग्रेस ने भी अब करारा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी कोरोना को मजाक समझ रही है, बीजेपी वैक्सीन पर लोगों को बरगला रही है। तो भारी कोरोना महामारी झूठ बोलने और देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक उड़ाने का विषय नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं। और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, राजनीतिक पार्टियों के इन तंज से इतर मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि बिहार के लिए जो ऐलान हुआ है बीजेपी के संकल्प पत्र में, यह कितना पचने वाला है? देखिए, शब्दों की बाजीगरी है और जिस तरीके से लगातार जो 11 संकल्प पत्र हैं
उनमें जो रोजगार की बातें की गई हैं, उनमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी मातृभाषा का सबके इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो बेसिक जो मुद्दे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और यही बात विपक्ष भी है, लगातार जो सुबह से हम ट्वीट देख रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो दिख रहे हैं। कोरोना को लेकर, कोरोना से हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है, और उसमें मामले में कोरोना को लेकर जो मैनिफेस्टो में जो कहा गया है कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो पूरे बिहार वासियों को यह मुफ्त में इसका कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये बातें जो पहले से भी प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं, बात होते रही है कि जब कोरोना वैक्सीन आएगा तो देशवासियों को मुहैया कराया जाएगा। तो इसको एक मुद्दा बनाने को लेकर जिस तरीके से लगातार आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लगातार कई ट्वीट सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी ये इस मौके से नहीं चुका। और अभी से कुछ देर के बाद 3 बजे करीब आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर वो अपनी बात भी रखेंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें, साथ ही आप देखेंगे कि लगातार कई ट्वीट ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि पहले जो घोषणा हुई थी, पिछले चुनाव के समय जो घोषणा हुई थी कि हम स्कूटर देंगे, पेट्रोल उसके साथ देंगे, वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। इस बार भी बीजेपी की घोषणा पे बहुत ज्यादा जो विपक्ष है वो हमलावर है, और उनका कहना है कि इस बार भी ये घोषणाएं पूरी नहीं होने वाली है। चलिए, आरजेडी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अमिताभ आपका। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा में शामिल होकर बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने एक दुर्गा पंडाल का आज उद्घाटन किया, साथ ही बंगाल की जनता से सीधे संवाद किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत में बंगाल के अहम रोल और केंद्र की विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। देखिए। आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहां की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। बंगाल के तेज विकास के लिए, बंगाल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में करीब करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब 90 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 लाख घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाना का काम हुआ है। बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और अब पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 1.5 साल बाद आईएसआई और पाक आर्मी ने एक बार फिर बालाकोट के टेरर कैंप्स को एक्टिव कर दिया है। पाक खुफिया एजेंसी और पाक सेना ने कैंप पर आतंकियों की ट्रेनिंग भी बाकायदा शुरू कर दी है। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, हर बार जब सरकार पर वार होता है पाकिस्तान में, क्या वही मॉडस ऑपरेंडी कि भीतर संभालना है तो फिर भारत के खिलाफ प्रहार के लिए तैयार करो, आतंकियों को पोसो? देखिए, एक ही मूल मंत्र है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की आर्मी है और आईएसआई है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचती है और उसी के आधार पर वो फलते फूलते हैं। वैसे भी जब भी पाकिस्तान के भीतर जब अंतरकला बढ़ता है तो वहां पर उसको डाइवर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ नई साजिश रची जाती है। अब बालाकोट को, जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक करके तमाम आतंकियों को मार गिराया था, उस जो ट्रेनिंग कैंप था वो बंद पड़ा हुआ था, उसे एक बार फिर शुरू कर दिया है। जैश के जो कमांडर हैं, जो टॉप कमांडर जुबैर है, जो कि नाटो के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा कंट्रोल रूम
बना लिया गया है ताकि उन्हें मदद की जाती है। जो आतंकी ट्रेंड आतंकी होता है उन्हें एलओसी पार कैसे कराना है, एलओसी के पार करने के लिए उनको गाइड किया जाता है और एलओसी पार करके जब वो कश्मीर में पहुंच जाते हैं तो उन्हें आतंकी हमले करने के लिए कोडवर्ड के जरिए वहां से उन्हें एक आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से निर्देशित किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जिसके बाद वो आतंकी हमले करते हैं। तो पूरी तरह से एक बार फिर बालाकोट को एक्टिव कर दिया गया है। वहां पर आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ जो फिदाइन आतंकी है उन्हें तैयार किया जा रहा है बालाकोट में, यानी कि एक बार फिर एयर स्ट्राइक के बाद भी सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान और नई साजिश रचने की तैयारी में जुट गया है भारत के खिलाफ। शुक्रिया आपका अमित इस विस्तार से जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको मुंबई के गोरेगांव के एक अस्पताल की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां कोरोना वॉरियर्स पीपीई किट में जमकर डांस करते नजर आए। देखिए गरबा करते कोरोना वॉरियर्स, एक अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोरोना काल में त्योहारों के सेलिब्रेशन का अलग रंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।